इंडिया एक क्लाइमेट इमरजेंसी में है। देश भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है, यहाँ तक कि केरला जैसी जगहों पर भी। अगर आप न्यूज सुनते हो तो आपने कई बार सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हर दूसरे हफ्ते एक ऐसी न्यूज आती है कि डर और बढ़ जाता है। जनवरी हिस्ट्री की सबसे गर्म जनवरी, फरवरी हिस्ट्री की सबसे गर्म फरवरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूरोपियन योगी चैनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के लिए आज सबसे बड़ा खतरा क्या है, यानी सबसे बड़ा थ्रेट, क्या वो पाकिस्तान है, क्या वो चाइना है, क्या वो रिलीजियस टेंशन्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि भारत के लिए आज क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है, तो शायद आप सरप्राइज हो जाएंगे। नेतागण हमें कितना भी धर्म के नाम पर लड़वा दे, लेकिन फैक्ट तो यही है कि देश खतरे में है, क्लाइमेट चेंज से खतरे में है। सबसे बड़ा अभी संकट। आज भी टीवी पर हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, सिख खतरे में, ईसाई खतरे में, तुम सब खतरे में हो। धार्मिक आस्था के नाम पर तो भड़कने में देर नहीं लगती। यहाँ 7 साल से हवा जहरीली हुई जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो में ये देखते हैं कि क्या है क्लाइमेट चेंज, क्या है ग्लोबल वार्मिंग, ये पूरा फिनोमेना, और इसको थोड़ा समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिक्स थोड़ा समझना जरूरी है। सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। सनलाइट से धरती पे हीट एनर्जी आती है, पर इस हीट एनर्जी का काफी हिस्सा अर्थ वापस स्पेस की तरफ रेडिएट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। पर हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये अर्थ की ये जो रिफ्लेक्ट की गई हुई हीट एनर्जी है उसे अब्सॉर्ब करता है, स्टोर करता है। यानी ग्रीन हाउस गैसेज का इंसुलेटर है। ये समझ लीजिए कंबल की तरह है जो हमारे अर्थ को लपेटी हुई है, हमें वार्म रख रही है। और ये कंबल जरूरी है ताकि हम आइस एज पर वापस ना पहुंच जाएं। लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हमारे ये जो एटमॉस्फेयर में इतनी ग्रीन हाउस गैसेज अब पहुंच रही हैं, ये जो कंबल है ना, ये माइक्रोवेव ओवन बन जा रहा है। पिछले 200 साल में, खास करके पिछले 60-70 सालों में भर भर कर भयंकर लेवल पर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कई गुना और बढ़ गई है। इस एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैस की वजह से धरती का तापमान बढ़ ही जा रहा है। अब देखिए, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर टेम्परेचर्स से अगर हम कंपेयर करें तो हम 1.2 डिग्री सेल्सियस आज हम वार्मर हैं। टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जल्दी ये आंकड़ा 2 डिग्री ऑफ वार्मिंग तक पहुंच जाएगा, जिसके चलते दुनिया बर्बादी के कगार पर आ जाएगी। ये मत सोचिए कि ये 2-3 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है। यूएन प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2050 तक 200 मिलियन क्लाइमेट रेफ्यूजीज होने वाले हैं दुनिया भर में। अब हमने ये सुन लिया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो डेंजरस है, हमने ये सुन लिया कि ये होता कैसे है, लेकिन डेंजरस क्यों है? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से हमारी सोसाइटी में आ सकती हैं? ऑब्वियसली गर्मी की एक प्रॉब्लम है, सबको पता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी होगी, अनकंफर्टेबल होगा, सबको बाहर जाने में गर्मी लगेगी। लेकिन इस ऑब्वियस फैक्ट के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होती हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है। एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर साल हमारे जीडीपी को खाता रहता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, और वो है गर्मी। ये मजाक नहीं, एक सच है, और इसका डेडली इंपैक्ट 22 करोड़ इंडियंस पर हो रहा है। हीट वेव्स की वजह से, राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। आप और मैं प्रिविलेज लोग हैं जो ज्यादातर ऑफिस में या फिर इंडोर काम करते हैं, तो हमारा हीट से सामना सिर्फ ट्रैवल करते हुए ही होता है। लेकिन उनका क्या, जो दिन भर इस तपती धूप में काम करते हैं। अब मेरे जैसे प्रिविलेज लोग तो गर्मी से लड़ने के लिए एक और एसी लगा देंगे, पर कई लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है। याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अगर आपको टॉप 10% में आना है तो आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपए होनी चाहिए। अगर 25,000 से आप टॉप 10% में आ जाओगे तो उन लोग के बारे में सोचो जिनके पास इतना पैसा ही नहीं है। इसी वजह से येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने दिखाया कि 33% लोगों ने या तो अपना घर बदल दिया या फिर वो अपना घर छोड़ने की सोच रहे हैं वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल सॉइल डिग्रेडेशन, क्योंकि पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, और जब ये पूरा इकोसिस्टम खराब होता है, पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन एंड अदर फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, तो सॉइल डिग्रेड हो रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, फसल में भारी गिरावट आई है। उसके ऊपर हर साल या तो सूखा पड़ रहा है या तो बाढ़ आ रही है। और इससे पता कितने लोग खतरे में? 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो ज्यादातर अफ्रीकन एशियन रीजन में, मतलब हम दोनों तो पक्के में। चलिए आगे देखते हैं इस बारे में कि क्या हम एज अ सोसाइटी इसको सीरियसली ले रहे हैं इस टॉपिक को, एंड सेकेंडली हमें सीरियसली लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए। आप दिल्ली वालों को, इसके आसपास रहने वालों को कितने तरीके से जागरूक किया जाए, कब तक किया जाए, कितना ग्राफिक्स बनाया जाए, कितना डेटा दिया जाए, कितनी बार बताया जाए कि यह हवा सांस लेने लायक नहीं है। So once people know that they found a way around, also by buying more and more air purifiers or putting air purifiers in their cars, then they think, all right, I'm sorted by सब ढीठ हो गए, everybody's got
thick-skinned, nobody cares, this will pass, and someday rain will come, things will look not so bad, and we'll think it's okay. अब नेताओं पर दोष डालना बहुत आसान है। सिटीजन्स ने भी क्या किया? क्या हमने इसको एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनाया? नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई अर्जेंसी नहीं है। इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल वेरी गुड, बट नथिंग इज अर्जेंट। AQI रीडिंग्स लो, उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, और जब समय ठीक हो तो सड़कों पर आओ, प्रोटेस्ट करो। अगर एक टेररिस्ट ग्रुप ये चीजें कर रहा होता जो एयर पोल्यूशन ने करी है, तो सबके व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे होते, पर क्योंकि हमें कोई दुश्मन दिख नहीं रहा तो व्हाट्सएप पे सब साइलेंट है। और इंडिविजुअल लेवल पर अब आप क्या कर सकते हैं? देखो, अब मेरा मानना है कि एक व्यक्ति इस चीज में कुछ नहीं कर सकता। बड़े लेवल पर कलेक्टिवली पॉलिसी चेंज की जरूरत है, तब जाके क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। बट फिर भी आप इंडिविजुअल लेवल पर 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, एज एन इंडिविजुअल अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी चीज खरीद रहे हो, जिस भी फास्ट फैशन में जा रहे हो, सबका एक कार्बन कॉस्ट होता है। सबको बनाने में रिसोर्सेज लगते हैं, सबको बनाने में एनर्जी लगती है। तो अगर आप 4 जूते पहनते हैं तो 3 जूते पहनने लगो, 3 पहनते हैं तो 2, और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें रिसाइकिल करो। दूसरी चीज जो शायद काफी लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, सात्विक डाइट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मीट होता है उसका कार्बन कॉस्ट ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप क्लाइमेट के बारे में जेन्युइनली केयर करते हैं तो एक वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाएं। और तीसरा, जो आप अकेले नहीं कर सकते, हम सबको मिलके करना पड़ेगा, वो कि क्लाइमेट इशू को एक पॉलिटिकल, एक इलेक्टोरल इशू बनाना पड़ेगा। हीट सिंक्स बनते हैं क्योंकि हमारे शहर कंप्लीटली कंक्रीट के जंगल है। यहाँ पेड़ पौधों से ज्यादा कंक्रीट के बिल्डिंग्स और रोड्स हैं। रूरल एरियाज में क्रॉप्स, ट्रीज, प्लांट्स होते हैं जो मिट्टी से पानी खींच लेते हैं। और क्या करें? हीट आइलैंड्स को काउंटर करने का एक सिंपल तरीका है कि सिटीज में ग्रीनरी बढ़ाओ। तो हमें ब्लाइंडली वेस्टर्न आइडियाज को कॉपी करना बंद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क की स्काईलाइन देखिए। यहाँ आपको दिखती हैं कई सारी कांच की बिल्डिंग्स। ऊंची ऊंची कांच की इमारतों को देखकर लगता है कॉर्पोरेट सक्सेस चाहिए तो कांच की बिल्डिंग में ऑफिस होना जरूरी है। और उसी आइडिया को ब्लाइंडली कॉपी करके भारत में भी ऐसी कांच की बिल्डिंग्स बनने लगी। ये कितना स्टूपिड है पता है? लेकिन मुंबई में कांच की बिल्डिंग्स होने से क्या फर्क पड़ता है? एक ही समय 2-2 सूरज बनते हैं। ये देखिए, दोपहर के 4 बजे सूरज तो यहाँ है, लेकिन यहाँ भी है। इस ग्लास की बिल्डिंग से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर डबल सन इफेक्ट मिल रहा है, यानी डबल लाइट और डबल हीट भी। अब मुंबई जैसे शहरों में जहाँ सिर्फ 2 ही सीजन्स होते हैं, गर्मी और बहुत ज्यादा गर्मी, सोचिए क्या ये बेवकूफी नहीं है? उस कांच की बिल्डिंग में काम करने वाले लोग ट्रैवल करते समय भी इस फिनोमेनन को एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमने वेस्ट को कॉपी करना एक फैशन बना दिया है। हमें दूसरों को और हमारे पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। अगर वो लोग जो क्लाइमेट चेंज के बारे में चिंता नहीं करते, आप उनको अवेयरनेस डाल सकते हो उनकी कॉज पर्सनलाइज करके। इसमें मीडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे हमने देखा, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा डेंजर भी है, लेकिन इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं जो हम इंडिविजुअल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नंबर 1, ऑब्वियसली मोटराइज्ड व्हीकल्स को कम यूज़ करना, इनफैक्ट कम ख़रीदना ही, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कार्स और व्हीकल्स को ख़रीदते हैं उतनी बड़ी होती है मार्केट, जितनी बड़ी होती है उससे और प्राइस नीचे जाती है और बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं और लोग फिर इंटरेस्टेड हो जाते हैं लेने में। सेकंड फैक्ट, ऑब्वियसली मीट कम खाने का। मीट का एक बहुत हाई कार्बन फुटप्रिंट है और मीट को अवॉइड करके हम काफ़ी हाई कार्बन एमिशंस को अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत ही जनरली नोन फैक्ट है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडिया में शायद अवेयरनेस थोड़ी कम है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे भी अवेयरनेस बढ़ जाएगी धीरे धीरे, जैसे वेस्टर्न ट्रेंड्स यहाँ पे भी पहुँचेंगे कि मीट खाना डेफिनेटली एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। फ्लाइंग का भी एक फैक्टर है, क्योंकि एक एयरप्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, इसलिए फ्लाइंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो अब दुनिया फ्लाई करना तो बंद नहीं कर सकती, लोगों को फ्लाई करना होगा, बीट फॉर बिजनेस और फैमिली ओकेजन्स, एनीथिंग। लेकिन हम एक बार कॉन्शियसली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमारी फ्लाइंग जो है वो कितनी फ्लाइंग हो रही है और कितनी नेसेसरी है और नहीं नेसेसरी। ऑब्वियसली जो अर्बन एलीट है इंडिया में, इन दिल्ली, वो बेंगलोर में हो या फिर पुणे या बॉम्बे, ऑब्वियसली उनका कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा है गरीब लोगों से, क्योंकि अर्बन पीपल जो अर्बन एलीट है उनका ऑब्वियसली लाइफस्टाइल जो है वो और हाई एंड लाइफस्टाइल होता है। दे हैव कार्स, दे फ्लाई, उनका कंज्यूमर लाइफस्टाइल है। जैसे हमने देखा, कंज्यूमरिज्म भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बार बार इतने सारे कपड़े ख़रीद के भी हम एक्चुअली बहुत ही अपने क्लाइमेट को ख़राब कर रहे हैं। सो आई फील कि अगर अर्बन एलीट जो है क्लाइमेट चेंज को एक मेन टॉपिक बनाएगी तो उसको पूरी कंट्री फॉलो करेगी, क्योंकि पूरी कंट्री जो है अर्बन एलीट को फॉलो करती है, उनको रोल मॉडल समझती है एक तरह से। सो आई फील अगर एजुकेटेड अर्बन एलीट इस टॉपिक को सीरियसली लेगी तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में स्पेशली बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली में डिबेट तो काफ़ी होती है एनवायरनमेंट के ऊपर, लेकिन स्पेशली दिवाली के आसपास
जब फायर क्रैकर्स की डिबेट स्टार्ट हो जाती है, एक लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम तो जलाएंगे, पूरे मज़े करेंगे, दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल अगेंस्ट है, ये एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, ये एनिमल्स को डिस्टर्ब कर रहा है। तो और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो हम डबल जलाएंगे, हम तो और जलाएंगे, हमें रोका जा रहा है यहाँ पे, अब तो हम बिल्कुल ही फायर क्रैकर्स को बर्स्ट करेंगे। सो आई फील कि ये जो है थोड़ा एक दिन की जगह हमें पूरे साल पे फोकस करना चाहिए। आई अप्रीशिएट जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस दिन नहीं फायर क्रैकर्स बर्स्ट करने चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन आप भी अपना कार्बन फुटप्रिंट देखिए, क्या बाकी दिनों में आपका कार्बन फुटप्रिंट क्लीन है? आपके कंज्यूमर लाइफस्टाइल कितना है, आप कितनी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, आप कितना फ्लाइंग कर रहे हैं, आप कितना मीट खा रहे हैं, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। सो आई फील ये डिस्कशन थोड़ी गलत डायरेक्शन में चली गई है कि सिर्फ दिवाली के दिन पे ही हमें बात करनी है। पूरे साल पे अगर हम ध्यान दें, दैट वुड बी द बेस्ट। एक चीज़ और है, वेस्ट से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए कि कैसे हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एनवायरनमेंट कॉन्शियसली रह सकते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ऑलरेडी अवेयरनेस बढ़ रही है इस बारे में, इंडिया में भी बढ़नी चाहिए, इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादा बढ़नी चाहिए। हमें उनको और सिखाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर में तो पानी को, हवा को, नेचर को बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है। हमारी बहुत सारी प्रेयर्स जो हैं दे आर टू द नेचर, टुवर्ड्स द नेचर। लास्ट पॉइंट डेफिनेटली ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है बनाया जाए, जो लीडर्स हैं उनको क्वेश्चन करें कि वो एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, उनसे पूछे कि वो उनके क्या क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए। दिल्ली में ऐसी इलेक्शंस आ रही हैं अगले साल, सो आई अर्ज ऑल द पीपल इन दिल्ली कि वो पॉलिटिशियन से पूछें कि यमुना रिवर जो है, जो इतनी गंदी है, उसको साफ़ कैसे करेंगे, उसको कौन साफ़ करेगा, उसके क्या प्लान्स हैं। हमारी हवा जो इतनी गंदी है, इसको कौन साफ़ करेगा। वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी, कैपिटल सिटी बन चुकी है दिल्ली। बिफोर आई फिनिश, मैं एक बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आई तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। क्लाइमेट चेंज भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी बन रही है और आगे भी बनेगी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनका एक ट्रेंड है, वहीं पे ये प्रॉब्लम है, हमारे तो देखा जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ऑलरेडी आ रही हैं, लेकिन साउथ एशिया में, ग्लोबल साउथ में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसी गर्म जगहों में डबल इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डबल सफरिंग होगी। तो एज़ इंडियंस, अगर आप अपने आप को नेशनलिस्ट, प्राउड इंडियन मानते हैं, तो क्लाइमेट चेंज को आपको बिल्कुल सीरियसली लेना है। आप इसको अपना नंबर 1 टॉपिक बना लीजिए, क्योंकि जैसे आपने आज इस वीडियो में देखा, सबसे बड़ा थ्रेट जो सबसे ज़्यादा जाने लेगा, जो सबसे ज़्यादा केओस इस कंट्री में क्रिएट कर सकता है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। लीड जो है, अर्बन एलीट इज़ द होप। अर्बन एलीट इस टॉपिक को सीरियसली लेगी तो पूरी कंट्री फॉलो करेगी आगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स।